गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो बेटा आज की क्लास शुरू कर रहे हैं। देखो कल के क्लास में हमने लेज़र वाला टॉपिक पढ़ना शुरू किया था, ठीक है। तो लेज़र हमारी ऑर्डिनरी लाइट से कैसे डिफरेंट होती है, उसके लिए हमने लेज़र की 4 प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। कौन कौन सी प्रॉपर्टी थी वो? डायरेक्शनलिटी, हाई इंटेंसिटी और उसकी कोहेरेंस सोर्स, और नेक्स्ट क्या था, एक थी अपने पास मोनोक्रोमेटिसिटी। तो ठीक है, तो जो हमने कल क्लास ली थी उसमें हमने क्या किया था, हमने 2 प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिटेल में पढ़ लिया था। कौन कौन सी थी वो 2 प्रॉपर्टी? डायरेक्शनलिटी एंड हाई इंटेंसिटी। डायरेक्शनलिटी में हमने क्या पढ़ा था कि जो लेज़र होती है वो एक पैरेलल बीम की फॉर्म में, यानी कि उसके जो सारे पार्टिकल्स होते हैं वो एक ही लाइन में अलाइन होते हैं, ठीक है। और जो हमारी लेज़र होती है वो किस प्रोसेस पर काम करती है? स्टिमुलेटेड एमिशन पर काम करती है, जबकि जो हमारी ऑर्डिनरी लाइट होती है वो स्पॉन्टेनियस एमिशन पर काम करती है, ठीक है। क्या डिफरेंस है स्पॉन्टेनियस और स्टिमुलेटेड एमिशन में? स्पॉन्टेनियस एमिशन में जो हमारे पास फोटॉन्स एमिट आउट होके आते हैं उनके बीच में फेज डिफरेंस डिफाइनाइट नहीं होता है, ठीक है। और जो हमारे पास स्टिमुलेटेड एमिशन होता है उसमें जो फोटॉन्स एमिट आउट होके आते हैं उनके बीच में जो फेज होता है वो डिफाइनाइट होता है, ठीक है। और जिससे हमें क्या है, एक कोहेरेंस प्रॉपर्टी का फील आता है। कोहेरेंस प्रॉपर्टी क्या भी आगे डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। तो भाई लास्ट में हमने पढ़ी थी हाई इंटेंसिटी। हाई इंटेंसिटी क्या है? एनर्जी पर यूनिट, एनर्जी जो हमारी एनर्जी लाइट है पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम कितना हमें इफेक्ट दे रही है, दैट इज इंटेंसिटी। तो हमने लिया था कि अगर हमारे पास 1 वॉट की क्या हो, लेज़र लाइट हो, और हमारे पास 100 वॉट का लैंप हो, तो उसकी इंटेंसिटी 1000 टाइम्स ज़्यादा होगी किसके कंपैरिजन में? 100 वॉट के जो बल्ब है उसके कंपैरिजन में। हमने इसका मैथमेटिकल भी इसको फाइंड आउट करके देखा था, ठीक है भाई। तो आज हम बची हुई इन 2 प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट हमारी मोनोक्रोमेटिसिटी। अच्छा, सबसे पहले हमें जानना है यहाँ पे मोनोक्रोमेटिक जो वर्ड है ये, इसका क्या मतलब है भाई? ये मोनोक्रोमेटिक एक ग्रीक वर्ड है जिसको जब हम वो सेपरेट आउट करके देखते हैं तो मोनो का मतलब होता है सिंगल और क्रोमेटिक का मतलब होता है कलर। मतलब जो सिंगल लाइट, सिंगल कलर स्केटर्ड हो। देखो ऐसे कोई हमारे पास आइडियल सोर्स नहीं है जो सिंगल लाइट एमिट आउट करे, लेकिन लेज़र जो है काफ़ी हद तक ये एक ऐसी लाइट है जो एक सिंगल कलर को एमिट आउट करती है, ठीक है भाई। इसमें मोनोक्रोमेटिसिटी में हम एक जो सिंगल लाइट के जो फोटॉन्स होते हैं वो एक लाइन में अलाइन हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक टर्म पढ़ेंगे हम, डेल्टा म्यू बाय में म्यू नोट। ये क्या है? ये एक वो टर्म है जो मेजर करती है मोनोक्रोमेटिसिटी को, ठीक है। यहाँ पर डेल्टा म्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी स्प्रेड है, जो फ्रीक्वेंसी स्कैटर्ड होके आ रही है, ठीक है। म्यू नॉट क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन एमिटेड बाय द लाइट सोर्स, जो एमिट हो रही है लाइट सोर्स से। तो इन दोनों का जो हमारे पास रेशो है वो क्या देता है हमें? वो हमें मेजर करने में हेल्प करता है मोनोक्रोमेटिसिटी किसी भी लाइट की, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई। जितनी ज़्यादा हमारे पास डेल्टा म्यू बाय में म्यू नोट होगा उतनी ही हमारे पास क्या होगी, जो मोनोक्रोमेटिसिटी है वो कम होगी, एंड वाइस वर्सा। मतलब जितनी हमारे पास इसकी वैल्यू कम होगी उतनी मोनोक्रोमेटिसिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। इसका मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी के लिए क्या, सॉरी लेज़र के लिए इसकी जो वैल्यू है वो क्या आ रही होगी? कम आ रही होगी, ठीक है। इसको पढ़ना शुरू करते हैं। द लाइट एमिटेड बाय लेज़र इज हाईली मोनोक्रोमेटिक। जो एमिट आउट होती है लेज़र से लाइट वो क्या है? हाईली मोनोक्रोमेटिक है। लेज़र एमिट्स लाइट बीम ऑफ ए पर्टिकुलर वेवलेंथ। ऑफ ए पर्टिकुलर वेवलेंथ क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पे सिंगल कलर की लाइट एमिट आउट हो रही है, ठीक है। ऑफ अ पर्टिकुलर वेवलेंथ एंड पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी। पर्टिकुलर कुछ वेवलेंथ है, उसकी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है, दैट इज लेज़र हैज़ वेरी स्मॉल फ्रीक्वेंसी स्प्रेड, यानी कि जो डेल्टा म्यू है उसके लिए काफ़ी छोटा है, काफ़ी छोटा है। लेट द स्पेक्ट्रल लाइन एमिटेड बाय द लाइट सोर्स हैव द फ्रीक्वेंसी म्यू नॉट, then the quantity delta mu by mu naught represents the monochromaticity of the beam, ठीक है। the higher the value of this the smaller is the monochromaticity, ठीक है भाई। जितनी ज़्यादा हमारे पास डेल्टा म्यू बाय म्यू नोट की जो वैल्यू है वो जितनी ज़्यादा हमारे पास कम होगी उतनी ही ज़्यादा हमारे पास मोनोक्रोमेटिक होगी, मोनोक्रोमेटिसिटी हमें फाइंड आउट होगी, और इसका जो वाइस वर्सा है वो ट्रू होगा, ठीक है। तो हम मान लेते हैं जो हमारे पास
क्या है ये, जो स्पेक्ट्रल लाइन एमिट आउट कर रही है ना जिस सोर्स की फ्रीक्वेंसी को, यानी कि म्यू नोट को, वो हम मान रहे हैं 5 × 10⁻14 हर्ट्ज है। ठीक है, तो यहाँ पर दो सिचुएशन लेंगे, एक ऑर्डिनरी के लिए, एक लेजर लाइट के लिए। अच्छा, डेल्टा म्यू की वैल्यू हमने ऑर्डिनरी के लिए 10⁻10 हर्ट्ज ली, तो डेल्टा म्यू बाय में म्यू नोट कितना आ गया, 10⁻10 डिवाइडेड बाय 5 × 10⁻14, तो यहाँ पे 10⁻⁻4, 5 इंटू अपने पास कितना आ गया, ये आ गया 5 इंटू में 10⁻1/5, 1/5 इंटू 10⁻⁻4। ठीक है, तो यहाँ पे एक 10 और मैं ऊपर लिख दूंगी तो -5 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा ऊपर जाके 2, तो ये आ गया अपने पास 2 इंटू में 10⁻⁻5। ठीक है, यहाँ पे लेजर के लिए म्यू नोट हमारे पास 500 हर्ट्ज। ठीक है, म्यू नोट हमारे पास क्या है, 500 हर्ट्ज, क्योंकि अभी हम पढ़ के आए हैं कि जो ये हमारे पास लेजर हैज़ द वेरी स्मॉल फ्रीक्वेंसी स्प्रेड, इसके पास जो फ्रीक्वेंसी स्प्रेड होता है वो काफ़ी स्मॉल होता है। तो हमारे पास इसकी वैल्यू हमने ली 500, तो इन दोनों का रेशियो करेंगे तो 10⁻12 आया, यानी कि ये वैल्यू अपने पास कितनी है, काफ़ी कम है, इसके कंपैरिजन में काफ़ी कम है, तो ये हमारे पास क्या होगी, ज़्यादा मोनोक्रोमेटिक होगी। कौन सी, लेज़र लाइट जो होगी हमारे पास। अच्छा, इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ देखते हैं। देखो भाई, जो हमारी लेज़र लाइट है ना वो एक शार्प पीक ऐसे शो करेगी। ठीक है, शार्प पीक शो करेगी, तो ये जो यहाँ पे जो ये पीक से बन के आ रही है, ये हमारा डेल्टा म्यू है, ये हमारा फ्रीक्वेंसी स्प्रेड है, ये हमारा फ्रीक्वेंसी स्प्रेड है जो कि हमने कितना लिया था, 500 हर्ट्ज लिया था। ठीक है, तो ये काफ़ी कम है, किसका, लेज़र लाइट का। ठीक है, और जो हमारे पास ऑर्डिनरी जब लाइट लेते हैं तो वो कुछ इस टाइप से आती है, यहाँ पे उसका जो फ्रीक्वेंसी स्प्रेड है वो है ये डेल्टा म्यू। ठीक है, तो ये इसके कंपैरिजन में काफ़ी ब्रॉड है, तो ये इतना शार्प नहीं हो पा रहा है, तो जितने ज़्यादा ये छोटी होगी उतनी ज़्यादा मोनोक्रोमेटिक वैल्यू ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये हमें ग्राफ भी बना के आना है इसमें। ये था हमारे पास कंप्लीट अबाउट द मोनोक्रोमेटिसिटी। ठीक है भाई, ये जो लेजर की प्रॉपर्टीज़ है ना बेटा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन 7 to 8 मार्क्स में अकेला इन पे आ जाता है, इन 4 प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करने पे। ठीक है, 2 प्रॉपर्टीज़ मैंने कल एक्सप्लेन की थी, एक अभी एक्सप्लेन की है, और एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो हमारी है कोहेरेंस फॉर लेजर लाइट के लिए। कैसे इंपॉर्टेंट है ये देखते हैं। ठीक है, द लाइट सोर्स विच एमिट लाइट वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी, वो लाइट सोर्स जो एमिट आउट करे लाइट वेव्स को इन द सेम फ्रीक्वेंसी। देखो भाई, इससे पहले ना वेव्स के बारे में थोड़ी सी तुम्हें नॉलेज होनी चाहिए, जनरल सी बात है, मैं बताने की कोशिश करती हूँ। एक सेकेंड, देखो, एक वेव है मेरे पास कुछ इस टाइप से। ठीक है, एक वेव है मेरे पास, ठीक है, हमारे पास जो वेव की करेक्टरिस्टिक्स होती है ना वो 4 करेक्टरिस्टिक्स होती है। फर्स्ट क्या होती है, फ्रीक्वेंसी। एक होती है हमारे पास इसकी वेवलेंथ। ठीक है, एक होती है मेरे पास एम्पलीट्यूड। कोई भी वेव हो, ठीक है, ये सबकी प्रॉपर्टीज होती है। एक होती है मेरे पास क्या, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड। ठीक है भाई, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी का मतलब है, देखो हम जनरली भी क्या बोल देते हैं कि कितनी फ्रीक्वेंटली कोई भी चीज़ हमारे साथ हो रही होती है, कितनी फ्रीक्वेंटली तुम बीमार हो जाते हो, कितनी फ्रीक्वेंटली तुम्हारे साथ ये हो रहा है, समथिंग कुछ बोलते हैं ना। तो फ्रीक्वेंटली का मतलब ये समझो जल्दी जल्दी। ठीक है, ये तो तुम्हें पता ही होगी डेफिनेशन, 1 सेकंड में कितने चक्कर लगाते हैं, दैट इज फ्रीक्वेंसी। ठीक है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस इन द अकर इन द 1 सेकंड। ठीक है, तो दैट इज फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे वेव की फॉर्म में समझने की कोशिश, जितनी जल्दी मतलब यहाँ पे ये क्या है, जल्दी हो रही है, तो मतलब ये क्या है, इनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, इनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये देर से हो रही है, देर से मतलब ज़्यादा टाइम ले रही है। ठीक है, तो इनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, कम है। ठीक है, एक हमारे पास है वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होती है, जितना एक वेव डिस्टेंस ट्रेवल करती है,
जितना जो एक वेव डिस्टेंस ट्रेवल करती है ये है लैम्डा, ये हमारे पास अगेन लैम्डा है, ये हमारे पास अगेन लैम्डा है। ये वेरी करता है अपने पास किसके, वेव टू वेव, ठीक है। यहाँ पे ये लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है, ये अगेन शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है, ठीक है। एम्पलीट्यूड, अच्छा जो ये वेव बनती है वो किस कारण बनती है, वाइब्रेशंस के कारण बनती है। एम्पलीट्यूड मेनली क्या होता है, कोई पार्टिकल, अब एम्पलीट्यूड को हम पढ़ते हैं भाई कितना हमारे पास, ये किसी वेव का एम्पलीट्यूड है, इतनी बात क्लियर, ठीक है। वो क्या होता है, मान लो ये किसी पार्टिकल की मीन पोजीशन है, वो अपनी मीन पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट कर रहा है, तो अगर तो किसी वेव की फॉर्म ऐसे आ रही है तो वो वाइब्रेट बहुत कम किया अपनी मीन पोजीशन के अबाउट। अगर तो किसी वेव की शेप ये आ रही है तो वो बहुत ज़्यादा वाइब्रेट किया है अबाउट देयर मीन पोजीशन, तो उसका एम्पलीट्यूड भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। एम्पलीट्यूड भी एक टाइप से क्या होता है, डिस्टेंस ही होता है, लेकिन होता क्या है, ये वाइब्रेशंस के थ्रू आता है, ठीक है। जैसे वेवलेंथ अपने पास डिस्टेंस ही होता है, इसे हम मीटर में डिनोट करते हैं, ठीक है भाई। तो अपने पास ये क्या हो गया, अपने पास एम्पलीट्यूड हो गया। अब टाइम पीरियड, अब देखो जो जितना फ्रीक्वेंटली होगा, मतलब तुम्हारे एग्जाम ज़्यादा फ्रीक्वेंटली, मतलब तुम्हारे यूनिट टेस्ट बहुत फ्रीक्वेंटली हो रहे हैं, एग्जाम तुम्हारे जैसे जल्दी एग्जाम आ रहे हैं तो फ्रीक्वेंट मतलब कम टाइम पे आ रहे हैं ना, कम टाइम पे आ रहे हैं, मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा उसका टाइम पीरियड कम। अब देखो ये वेव, ये एक वेव यहाँ पे कंप्लीट हो रही है, उतने में इसने अपनी क्या है, 2 वेव कंप्लीट कर ली, का लैम्डा है इतनी, जब तक यहाँ पर 2 लैम्डा आ गया, ठीक है। तो इसने अपनी 2 वेव कंप्लीट कर ली, मतलब इसने टाइम पीरियड जल्दी लिया, इसका टाइम पीरियड कम है तो इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, इसका टाइम पीरियड, इसने 1 वेव कंप्लीट की तो इसकी फ्रीक्वेंसी कम तो इसका टाइम पीरियड ज़्यादा। तभी तो बोलते हैं फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड। बेटा फ्रीक्वेंसी को ऐसे म्यू से दिखाते हैं, जैसे वी होता है ना, मुक्का लगा दो इसको, जैसे अंदर की तरफ चला गया, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑफ टाइम होती है, ये बात क्लियर हुई, ठीक है ना। और ये एम्पलीट्यूड है। अब आते हैं हम अपनी टॉपिक पे, तो क्या है, द लाइट सोर्स विच एमिट लाइट वेव्स ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी, मतलब सारी वेव सेम फ्रीक्वेंसी की आ रही हैं, सेम वेवलेंथ की आ रही हैं, सेम वेवलेंथ की, उनकी जो वेवलेंथ है, मतलब जो भी हमारे पास वेव्स आ रही हैं सारी सेम वेवलेंथ की आ रही हैं, सेम फ्रीक्वेंसी की आ रही हैं, ठीक है। सेम फेज, उनके बीच में जो फेज डिफरेंस है वो भी क्या है, सेम है, आर कॉल्ड कोहेरेंट सोर्सेज। इस टाइप की वेव को हम बोलते हैं कोहेरेंट सोर्स। तो हमारे पास क्या होगा, उनको हम बोलेंगे कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट। अच्छे से क्लियर हुआ कोहेरेंट सोर्स क्या है। देखो भाई काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है किसकी, कई बार सिर्फ कोहेरेंस के बारे में आ जाता है 2 और 3 मार्क्स में लिखने के लिए, तो हमें इसके बारे में डिटेल में पता होना चाहिए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाली प्रॉपर्टी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैंने इसको समझाने की पूरी कोशिश की है। द लाइट सोर्स विच emit the light waves of the same frequency, same wavelength, same phase are called the coherent source of light, ठीक है। And this phenomena is known as the coherence, और इस फिनोमिना को ही हम क्या बोलते हैं, कोहेरेंस बोलते हैं। लेजर लाइट हैज द हाई डिग्री ऑफ कोहेरेंस, जो लेजर लाइट होती है उसके पास हाई डिग्री, मतलब जो लाइट एमिट आउट होती है लेजर से, दीज लाइट हैव द सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वेवलेंथ, सेम फेज, ठीक है, और इसलिए वो क्या है, हाईली डिग्री ऑफ कोहेरेंस। द अदर प्रॉपर्टीज ऑफ लेजर लाइट हमने पढ़ा था, जैसे डायरेक्शनलिटी, इंटेंसिटी, मोनोक्रोमेटिसिटी आर इन द वे और अदर आर रिलेटेड विद द कोहेरेंस। मतलब ये तीनों प्रॉपर्टी एक तरफ, कोहेरेंस वाली प्रॉपर्टी एक तरफ, ये मस्ट है, ठीक है। लेजर लाइट इज अ कोहेरेंट बिकॉज इट इज एमिटेड बाय द स्टिमुलेटेड एमिशन। हमें पता है स्टिमुलेटेड एमिशन क्या होता है। स्टिमुलेटेड एमिशन मैंने कल बहुत अच्छे से बताया था। स्टिमुलेटेड एमिशन क्या होता है, हमारे पास एक्साइटेड स्टेट में कोई भी एटम होता है उसे हम क्या है, एक और फोटोन एच म्यू एनर्जी का फोटोन देते हैं, वो उसको एब्जॉर्ब करके क्या आता है, ट्रांजिशन करता है हमारी ग्राउंड स्टेट में। तो जो एमिट आउट करता है, एक तो वो फोटोन अपने पास से एमिट आउट करता है, दूसरा वो क्या है, क्योंकि वो एक्साइटेड स्टेट में था, एक जो उसने एब्जॉर्ब किया था सेम फ्रीक्वेंसी का, हमारे पास दोनों की जो फ्रीक्वेंसी होती है और जो एनर्जी होती है वो एच म्यू होती है, ठीक है। तो उनके बीच में जो फेज आएगा ना वो क्या होता है, सेम होता है।
उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है, सेम, उनकी जो वेवलेंथ होती है वो क्या होती है, सेम। तो वो शो करते हैं कोहेरेंस प्रॉपर्टी को, ठीक है। और वो किस में पढ़ा था हमने, स्टिमुलेटेड एमिशन में पढ़ा था। ऑफ रेडिएशंस विच लाइट फ्रॉम द ऑर्डिनरी सोर्स इज इनकोहेरेंट, जबकि हमने स्पॉन्टेनियस एमिशन में पढ़ा था कि वहाँ पे जो हमारे पास फेज आ रहा है वो डिफरेंट आ रहा है, मतलब फ्रीक्वेंसीज जो वेवलेंथ आ रही है वेव्स की वो सबकी अलग अलग आ रही है। इट इज एमिटेड बाय द स्पॉन्टेनियस ऑफ रेडिएशन, ठीक है। तो देखो बेटा, मैंने जैसे बताया कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये कोहेरेंस जो प्रॉपर्टी है वो इम्पोर्टेंट है, तो इसकी मैं थोड़ी डिटेल में बात करूंगी। इसकी जो टाइप है उनसे रिलेटेड भी हम बात करेंगे। इसकी क्या टाइप है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कोहेरेंस, टेम्पोरल कोहेरेंस और स्पेशियल कोहेरेंस। पहले हम पढ़ेंगे टेम्पोरल कोहेरेंस को। टेम्पोरल कोहेरेंस क्या है, ए प्लेन वेव कमिंग फ्रॉम अ लाइट सोर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ग्रेजुअली। देखो, कोई भी प्लेन वेव है, कोई भी पार्टिकल है, उसको वेव के फॉर्म में ऐसे ही तो शो करते हैं, क्रस्ट और ट्रफ, क्रस्ट और ट्रफ ऐसे कुछ बना रहा है। इस टाइप की वेव्स को हम क्या बोलते हैं, साइनोसॉइडल, साइनोसॉइडल वेव्स बोलते हैं ना। लेकिन जो टेम्पोरल, जो एक्चुअल सिचुएशंस होती है ना, एक्चुअल सिचुएशन होती है भाई कि एक बार वो अपना एक स्लॉट पूरा करने के बाद थोड़ा गैप लेती है, देन वो अगेन अपना अगला स्लॉट पूरा करती है, कुछ टाइम पीरियड में होती है ये सारी सिचुएशंस, क्या है। But it is not a true representation of an ideal plane wave coming from the an actual source like a sodium lamp। इससे जो लाइट वेव आ रही है उनकी कुछ ऐसी डायग्राम नहीं होगा। इन एक्चुअल पार्टिकल द वेव गिवन आउट बाय द एक्चुअल सोर्स कैन बी रिप्रेजेंट। उनको कैसे, मान लो ये हमारे पास आ गया, यहाँ पे थोड़ा गैप होगा, देन हमारे पास पूरा एक स्लॉट अगेन आएगा, ठीक है। यहाँ पे ये जो टाउ सी है ये किसको शो कर रहा है, हमारे पास ये टाइम पीरियड को शो कर रहा है, और इसे हम कोहेरेंस टाइम बोलते हैं, जिसे मैं टाउ सी से डिनोट कर रही हूँ, ठीक है। फिगर शोज द बीम कमिंग आउट फ्रॉम द एक्चुअल लाइट सोर्स, ठीक है, एक्चुअल लाइट सोर्स। तो इस टाइप से हमारी एक्चुअल जो लाइट आती है वो आती है। एज यू कैन सी in the figure that in case of an actual source the wave has a definite phase relationship only for the limited time tau c। देखो यहाँ पे इनके बीच में डिफाइनाइट है, डिफाइनाइट फेज, मतलब ये जो टाइम पीरियड होता है ना ये कोहेरेंस के लिए ज्यादा होता है इन कंपैरिजन ऑफ इनकोहेरेंस लाइट सोर्स के, ठीक है। क्यों होता है अभी इसके बारे में बात करूंगी। देखो भाई, द वेव हैज अ डिफाइनाइट फेज रिलेशनशिप ओनली फॉर द लिमिटेड टाइम टाउ सी कॉल्ड द कोहेरेंस टाइम। ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ टाइम द लाइट वेव ट्रेवल अ डिस्टेंस एल। जो ये डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, इस डिस्टेंस का मैंने नाम दे दिया एल, ठीक है, कॉल्ड द कोहेरेंस लेंथ, और इसे क्या बोलते हैं, कोहेरेंस लेंथ बोलते हैं। अब दो सिचुएशन, जो ऑर्डिनरी हमारे पास सोर्स ऑफ लाइट है वो सॉरी भाई, तो क्या है हमारे पास ऑर्डिनरी सोर्स क्या है, जो हमारे पास जनरली जो लाइट होती है उसके लिए जो टाउ सी की वैल्यू होती है 10⁻⁻10 सेकंड होती है, जबकि मैंने बताया लेजर के लिए टाइम ज्यादा होता है, तो 10⁻10 सेकंड, ठीक है। अब देखो, जितना ज्यादा टाइम लेगी, मतलब जितना ज्यादा डिफाइनाइट फेज होगा उतना ही तो लंबा बीम होगा, उतना ही तो इसकी जो लेंथ होगी वो ज्यादा होगी। इतनी बात क्लियर, ठीक है। जो ये एल होती है वो सी इंटू में टाउ सी करके निकालते हैं, सी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, यानी कि 3 × 10⁸, टाउ सी हमने कितना लिया 10⁻⁻10, तो कितनी आई 3 सेंटीमीटर। जो ओरिजिनल लाइट होती है ना वो 3 सेंटीमीटर तक ही स्ट्रेट पाथ फॉलो करती है, उसके बाद वो स्कैटर्ड हो जाती है इन द ऑल डायरेक्शन, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखो L इज इक्वल टू सी इंटू में टाउ सी 3 × 10⁸ इंटू में यहाँ पे इसका टाइम पीरियड कितना है 10⁻³ तो 3 × 10⁵ सेंटीमीटर, मतलब 3000 किलोमीटर, यानी कि एक लेजर की जो लेंथ है स्ट्रेट बीम ट्रेवल करने की, ठीक है, वो कितनी है 3000 किलोमीटर। समझ में आ रही है बात, यहाँ पे देखो डिफरेंस, ठीक है ना, किस लिए जो लेजर है वो हमारे पास ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो उसकी कोहेरेंस प्रॉपर्टी है क्यों इंपॉर्टेंट है, रिलेट कर पा रहे हो ना, ठीक है। तो ये था हमारा टेम्पोरल कोहेरेंस, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है स्पेशियल कोहेरेंस। स्पेशियल कोहेरेंस क्या होता है, यहाँ पे ना फेज की बात करते हैं, किस टाइम पे कितना फेज है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये हमारे पास लाइट बीम जो हमारे पास लेजर है, लाइट सोर्स है,
यहाँ से ये हमारे पास लेजर लाइट आ रही है, ये हमारे पास एक बीम की फॉर्म में आती है, ठीक है भाई। यहाँ पे हमने 2 पॉइंट कंसीडर कर लिए, एक पॉइंट ए, एक पॉइंट बी। यहाँ पे ए पॉइंट पे जो एनर्जी है पार्टिकल की वो है E1, बी पॉइंट पे है E2। तो यहाँ पे हमें फेज देखना, स्टार्टिंग में मान लो हमारे पास t टाइम था तब भी हमारा फेज फाई था, बाद में कुछ टाइम के बाद जो हमने फेज देखा तब भी हमारा फेज फाई है। मतलब जहाँ पर फेज सेम रह रहा है उस टाइप की जो हमारे पास कोहेरेंस हो रही है उसे हम क्या बोल रहे हैं, स्पेशियल कोहेरेंस। क्या है, लेट अस कंसीडर 2 पॉइंट्स A एंड B ऑन अ प्लेन वेव फ्रंट ऑफ अ बीम ऑफ द लाइट। अच्छा, वेव फ्रंट क्या होता है, इट इज अ पाथ या फिर लोकस या फिर रास्ता ऑफ अ लाइट टू ट्रेवल इन कोई भी सोर्स होगा उसमें, ठीक है। ये मेन क्या होता है, पाथ ऑफ अ वेव, ये समझ लो वेव फ्रंट। लेट E1 एंड E2 बी द एनर्जीज एट द पॉइंट A एंड B। अपने पास है ये जो यहाँ पर एनर्जी है, देखो लाइट निकल रही है, लाइट आ रही है तो उसके पास कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब अपने कुछ इलेक्ट्रॉन्स वगैरह होंगे, तो ये जो एनर्जी होगी वो किस फॉर्म में होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में होगी, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट A एंड B रिस्पेक्टिवली इफ देयर इज अ कांस्टेंट फेज डिफरेंस। अगर उनके बीच में कांस्टेंट मतलब एक टाइम जो t टाइम था तो हमने नोट किया तो फेज था फाई, कुछ टाइम बीत गया, मान लो टाइम हो गया t डैश, तब हमने मेजर किया तब भी हमारे पास फेज कितना निकला 5। मतलब फेज क्या रह जा रहा है, सेम रह जा रहा है, कोई चेंज नहीं आ रहा उसमें, ठीक है। if there is a constant phase difference between E1 and E2 over a interval of time, then the point A and B are said to be possess spatial coherence। मतलब ये किस में है, spatial coherence में है। The point B must lie within some finite area called the coherence area surrounding the point A in order to have a spatial coherence with it. The distance AB is called the transverse coherence length। जो ये A और B के बीच का डिस्टेंस है इसे हम बोलते हैं ट्रांसवर्स कोहेरेंस लेंथ। ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव, थोड़ा इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है भाई। मैकेनिकल, नॉन मैकेनिकल वेव्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी तुम्हें होनी चाहिए, 11th-12th में काफ़ी अच्छे से पढ़ के आए हो, ठीक है। और अब तो तुम फाइनल ईयर पढ़ रहे हो, ठीक है, फाइनल ईयर, हाँ फाइनल ईयर क्लास है। तो वही क्या है, ये अपने पास कि मैकेनिकल क्या होती है, जिनको मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, दोज आर द मैकेनिकल वेव्स, ठीक है। और जिन्हें मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती उन्हें बोलते हैं नॉन मैकेनिकल वेव्स, जो वैक्यूम में ट्रैवल करती है। अच्छा, ऐसी भी कोई वेव्स होती है, जैसे जिन्हें मीडियम की ज़रूरत होती है वो तो हमारे पास कैसी होती है, जैसे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ट्रांसवर्स वेव्स, ठीक है। ये सारी जिन्हें हमारे पास क्या होती है, मीडियम, साउंड वेव्स, इन्हें मीडियम की ज़रूरत होती है ना। एक है हमारे पास क्या, नॉन मैकेनिकल वेव्स, दे डोंट रिक्वायर्ड मटेरियल मीडियम, जिन्हें मटेरियल मीडियम की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो इस टाइप की जो वेव्स होती हैं हमारे पास, कौन सी वेव्स होती है, रेडिएशन, EM वेव्स। EM वेव्स में क्या होती है, EM वेव्स पूरा स्पेक्ट्रा होता है EM वेव्स का, ठीक है, जिसमें हमारी रेडियो वेव्स, एक्स रेज, ठीक है, गामा रेज, ये सारी रेज आती हैं, ठीक है। तो ये नॉर्मल बातें हैं, ये आपकी आई थिंक 9th-10th से ही शुरू हो जाती है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो वेव का थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो कोहेरेंस को बहुत अच्छे से रिलेट कर पाओगे, बहुत अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है भाई। फिर भी आपका कोई डाउट हो तो आप मेरे को बताना, आपको कोई पॉइंट इसमें क्लियर ना हुआ हो, वेव के बारे में कुछ और जानना हो तो आप मेरे को बताना, ठीक है। और इसको ध्यान से पढ़ना। आपकी जो चैप्टर नंबर 7 था वो कंप्लीट हो चुका है, कल हम चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे, यूनिट नंबर 3 का, ठीक है भाई। और पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।